नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत है आपका। आज भारत की खबर में बातें करेंगे हम। सबसे पहले आपको बताएंगे बंगाल में जो ये सारा सियासी ड्रामा चल रहा है, ममता बनर्जी का ईडी की रेड में जाना और उसके बाद फाइलें और कुछ और सामान लेकर के वहां से निकल जाना, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो बातें कही वो आपको हम बताएंगे और क्या हो सकता है इसमें। राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बीजेपी के एक वर्ग से मांग उठ रही है, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे बीएमसी इलेक्शन 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 16 को नतीजा आ जाएंगे। तो बीएमसी की रेस में कौन आगे चल रहा है। और बीएमसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्यों के इतने बजट नहीं होते जितना उस एक शहर का बजट है, तो इसलिए बीएमसी किसके पास रहेगी मैटर करता है। और खास तौर पर उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास अब एक वही बची है। और अंत में आपको हम बताएंगे राहुल गांधी कहाँ हैं और राहुल गांधी कल विदेश से कब आए, कल वो कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन कहाँ थे इस बीच, और बीजेपी में उनके वो कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष, पूर्ण अध्यक्ष कब बनेंगे, ये सारी बातें करेंगे। तो अगर जल्दी से हम पहले बंगाल की बात कर लें, फिर थोड़ा डिटेल में बीएमसी को समझेंगे हम देवेंद्र से। ये जो कुछ भी हुआ यहाँ सेंटर में, बीजेपी सरकार भी और पार्टी भी दोनों इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देख रही है कि ये इसमें कुछ मौका है या ये ममता जी का चौका है। और पहले सिर्फ सिद्धांत के तौर पे अगर देख लें तो उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के लोग थोड़े हैरान थे कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस लिहाज से कि ईडी उसी दिन 10 और जगहों पर, मतलब कोलकाता इंक्लूडिंग 10 जगहों पे वो छापेमारी की जा रही थी और कुल स्कैम से रिलेटेड मामले में छापेमारी हो रही है। जहाँ छापेमारी की जा रही है वो एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, यानी कि प्राइवेट एंटिटी है। वो मुख्यमंत्री का घर नहीं, मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं, किसी टीएमसी नेता का घर नहीं, टीएमसी नेता का दफ्तर नहीं। तो एक प्राइवेट जगह पे स्कैम के मामले में अगर कोई ईडी की टीम जा रही हो और वहाँ पे उस राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से कर दे, तो ये तो निश्चित तौर पर आउट ऑफ बॉक्स था सोचना कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ सब हैरानी थे कि ये क्या, मतलब इसमें तो सामान्य तरीके से चीज़ें हो सकती। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकली अगर देखें तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग इसको एकदम से अपने अपर हैंड जिसे कहते हैं, पूरे उत्साह वाला वातावरण, उस रूप में इसको ये देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मौका मिल गया उनको ममता बनर्जी को सड़क पे उतारने का, जो कि ममता बनर्जी इसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। गवर्नेंस के मामले में हमेशा उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा रहता है, लेकिन अपोजिशन में प्रोटेस्ट के तौर पर जो एक तेवर होना चाहिए वो सरकार में रह के वो तेवर दिखाते रहती हैं, और ये मौका उनको मिला। आपने देखा भी होगा कि टीएमसी की तरफ से जो फोटोग्राफ्स जारी किए गए थे वो खासतौर पर ऐसे फोटोग्राफ्स जब मुख्यमंत्री चल रही हैं और पीछे पूरा हुजूम, जो उनका एक ट्रेडमार्क रहता है। तो इस सब के पीछे मैसेज ये रहता है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए किसी हद तक जा सकती हैं ताकि टीएमसी के अपने कार्यकर्ताओं में वो उत्साह भर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जो ये वहां से सबूत लेकर के गई हैं वो हमको हैंडओवर कराया जाए। मान लें इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन के आदेश दे देता है, एफआईआर हो जाती है, बीजेपी तो कह रही गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ये सब किसके फेवर में जाता दिखेगा। देखिए, ममता बनर्जी की लगातार ये कोशिश रहेगी कि इन सारी चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को तथ्य से हटाकर नैरेटिव पे लेके जाएं। जैसे राज्य में पुलिस उनकी, तो जाहिर तौर पे पुलिस पे दबदबा उनका, उनके लोग वो जो चाहेंगे वो कराना चाहेंगे वही बुलवाएंगे। दिखा भी दिया उन्होंने ईडी वाले रेड के संदर्भ में। बीजेपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर कोर्ट के तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ आता है तो उस नैरेटिव को वो ग्राउंड पे लेके जाएं कि देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र कितना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और अराजकता है, और ऑलरेडी अपीजमेंट को लेके एक आरोप उनके ऊपर लगता है, करप्शन को लेके एक आरोप लगता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही, और इन सबसे ऊपर ये हो जाएगा कि ये है आपका राज्य का तंत्र। और वहाँ पर बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इस बात को समझें कि कैसी स्थिति हो गई है, और वहाँ पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इस काम को बंगाल बीजेपी यूनिट करे, ना कि दिल्ली में बैठकर केंद्र के नेता। और बीजेपी को सौरभ इस बात का एहसास है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि अगर इस ऐसे मामलों पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बंगाल में भी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे वो आइदर वे जा सकता है। अब ये जो एक सेक्शन बीजेपी के समर्थकों का भी और पार्टी का भी ये मांग करता है बंगाल में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या ये दूर दूर तक कोई ऑप्शन विचाराधीन है, या इस पर कोई यहाँ दिल्ली के अंदर भी कोई वर्ग ये कहता है। इस लाइन की अगर बात कर लें तो ये लगातार ये चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है, और बीजेपी का एक सेक्शन वहाँ पे स्टेट यूनिट का वो इस बात को कहता है, और उसके पीछे कहने के पीछे वजह ये रहती है कि टीएमसी के लोग वहाँ पे जिस प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं, वहाँ पे उनको ये समझ में आता है कि अगर तंत्र इस तरह से टीएमसी के कब्जे में होगा, राज्य की सरकार इस तरह से टीएमसी पार्टी के कब्जे में होगी, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय राष्ट्रपति शासन। फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हाँ,
वो नहीं हो सकता, इस बात को वो कहते रहते हैं। जैसे हम लोग बार उदाहरण के तौर पे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक भी राजनीतिक हिंसा की घटना नहीं हुई, बंगाल में अभी भी हो रहा है, तो उसके पीछे मकसद वही रहता है। लेकिन इस बात को लेके केंद्र सरकार के पावर कॉरिडोर के किसी भी सेक्शन में दूर दूर तक कहीं कोई थिंकिंग नजर नहीं आया मुझे, जब वहां पर इस विकल्प का पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता नहीं हो सकता। रास्ता एक ही है कि जनता को इस बात को समझ में आए कि अगर वाकई इतनी स्थिति खराब है तो फिर वोट के द्वारा ही बदल सकते हैं आप सरकार को। तो मोदी सरकार की या बीजेपी की सोच ये है कि जो लड़ाई लड़नी है पॉलिटिकली आप वहीं लड़िए, पॉलिटिकली लड़ें और डेमोक्रेटिक वे में उस रूप में लड़ें, लेकिन ये कि सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू कर अब आते हैं बीएमसी के इलेक्शन में। 15 तारीख को वोटिंग होगी, अगले दिन इसका नतीजा भी आ जाएगा। 25 साल से यहां पर शिवसेना का राज है, जबकि हालांकि पिछले इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में मात्र 2 सीटों का अंतर था बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब एक थी और उसके बाद शिवसेना टूटी। 17 में आखिरी इलेक्शन हुआ था, तो आप समझ लीजिए 9 साल जो हो चुके हैं, अब तो वहाँ कॉरपोरेटर भी नहीं है। तो अब सवाल ये कि क्या अब इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए, उधर एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक है, और एक तीसरा मोर्चा वहाँ पर बना हुआ है कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी का। तीनों के अलग अलग वोट बैंक पर नजर है। डिटेल में देवेंद्र से हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन मोटी बात जो दिखती है वो ये कि अगर आप पिछले असेंबली इलेक्शन को देखें तो जो रेशो ऑफ सीट्स या वोट था वो इधर महायुति मतलब बीजेपी प्लस इसकी तरफ 80% था विधानसभा चुनाव में और बाकी 20%। लेकिन अगर उसमें केवल मुंबई निकालने लग तो ये रेशो हो जाता है 60-40 का, मतलब 60% वोट या सीट जो थी वो बीजेपी प्लस और 40% ऑपोजिशन के पास थी। तो मुंबई में ऐसा नहीं है, ये एटलीस्ट ये डेटा प्रीवियस इलेक्शंस का नहीं दिखाता कि ये बिल्कुल रनवे इलेक्शन है बीजेपी के लिए या बिल्कुल ही एक तरफा है। तो ग्राउंड पे इस वक्त परिस्थिति क्या है? ये 3 खेमे बन गए हैं। पहली बात कर लें अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रणनीति की, तो उसमें ये था सौरभ की सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिली थी कि राज ठाकरे के फर्स्ट चॉइस तो निश्चित तौर पे बीजेपी और शिवसेना सिंधे वाले ही थे कि इसी गठबंधन में वो रहें। यहाँ से वो ग्रीन सिग्नल उनको नहीं दिया गया था, ऐसा गठबंधन के लोग, महायुति के लोग बताते हैं। और उसके बाद उनके पास और कोई विकल्प नहीं था उद्धव ठाकरे के पास जाने का। उद्धव ठाकरे के सामने समस्या ये है कि जिस प्रकार से मराठी वोटर्स भी दरके हैं उनके पास से, तो वहाँ पर उसके कंसोलिडेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करना था। और वहाँ पर सबसे अहम ये था कि फिर राज ठाकरे को आप साथ लेके आएँ, और इसको साथ लेके आने का उनको फ़ायदा ज़रूर मिला कि राज ठाकरे जी उनके साथ अगर आए तो उसका उनको फ़ायदा। वो 40% के मराठी वोट के लिए 40% मराठी, 35 से 40% के बीच में वो रहता है उसमें। लेकिन जो उनका वोटिंग परसेंटेज सौरभ होता है मराठी वोटर्स का लोकल बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं बनिस्बत नॉन मराठी वोटर्स के लिहाज से। तो उस लिहाज से वो मुस्लिम वोटर और मराठी वोटर को कंसोलिडेट करके अपने पास आए। लेकिन समस्या ये है कि मराठी वोटर, जैसे कि मैंने कहा कि राज ठाकरे के लिए उन्होंने दरवाजे इस लिहाज से खोले थे कि वो दरका हुआ है, तो अगर उनके पिछली बार के 54 कॉरपोरेटर जिनमें से अधिकांश मराठी हैं वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर ऑलरेडी एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पे मराठी वोटर्स के लिए उद्धव ठाकरे जैसे हैं कम से कम उसी रूप में अब शिंदे हों, अगर ज़्यादा ना भी कहें तो। नहीं, बट उनको उद्धव ठाकरे को भी 24% मुंबई में वोट मिला विधानसभा में। हाँ, लेकिन मैं मराठी वोटर्स के लिहाज से उस रूप में कह रहा हूँ कि उसमें तो मुस्लिम वोट भी बड़ा हिस्सा है ना। लेकिन अगर मराठी वोटर्स के हिसाब से बात करें तो दोनों लगभग आपको इक्वल नजर आएंगे। और तीसरी बात कि बीजेपी ने भी बहुत सारे मराठी कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो वहाँ पर अगर लोकल इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर मराठी कैंडिडेट बीजेपी का भी, मराठी अगर उद्धव ठाकरे का भी, या मराठी शिंदे का भी, मराठी उद्धव ठाकरे का भी, तो वहाँ पर चॉइस को तो आपने एक जैसा कर दिया ना। फिर उस मामला ये रह जाता है कि बेहतर कौन, सरकार के साथ कौन, डेवलपमेंट काम ज़्यादा कौन करा सकता है। और 2022 के बाद खास तौर पे, क्योंकि 2022 के बाद वहाँ पे बीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर के सहारे चल रही है, तो उसमें जो फंडिंग वगैरह दिलाना था एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी और शिंदे के जो लोग थे उन लोगों को ज़्यादा मजबूत किया है। उसका फायदा आपको इस इलेक्शन में नजर आएगा। इसको हम बीएमसी इलेक्शन को अभी एक्चुअली ऑपोजिशन के लिहाज से पहले एनालाइज कर रहे हैं, जैसे देवेंद्र ने शुरू किया इसको ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने को लेकर के। तो आपने बताया कि भाई मराठी वोटर के सामने सारे ऑप्शन है कि मुझे जिस जहाँ ताकत है और पैसा है और डेवलपमेंट का फंड जहाँ से आ सकता है मैं उसके पास जाऊं, या मैं उस तरफ जाऊं जो मुझे मालूम है कि अभी फिलहाल टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। और जो नॉन मराठी हैं उनके पास ऑप्शन, जो नॉन मराठी है उसका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि उसको इधर ही रहना है। जो साउथ इंडियन है वो लुंगी पुंगी करके वो ऑलरेडी 3-4% वोट है, 3-4% उस वोट को भी उन्होंने ये कर दिया। अब रह गया 20% मुस्लिम वोट।
अब उसके दो क्लेमेंट हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस प्लस और इधर ये ठाकरे ब्रदर्स। इसमें क्या सेंस कह रही है आपकी कि ये वोट क्या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएगा? मुंबई में मुस्लिम वोटर किसको देखता है महायुति को चुनौती देते हैं? देखिए, लोकल लेवल पे अगर आप देखें तो कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एमआईएम को भी कुछ वोट्स मिल जाएगा, कुछ कांग्रेस को ही मिलेगा, लेकिन जो बड़ा हिस्सा होगा वो उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे को वो मुस्लिम वोटर्स देख रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए यही लोग आगे हैं। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें इनको भी मिलेगा। और कांग्रेस के हिसाब से आप देखें तो कांग्रेस तो लड़ती हुई नजर ही नहीं आ रही है। उन्होंने एक वंचित आघाड़ी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके बारे में कहा यह जाता है कि शायद एनजीओ स्टाइल की पॉलिटिक्स से करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत कांग्रेस नजर नहीं आई। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक फॉर्मिडेबल अलायंस नजर आ रहा है बीजेपी शिंदे के सामने, तो वो उनके साथ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अलग होने की वजह ये है और यूपीए को साथ लेने की कि जो अपना ट्रेडिशनल मुस्लिम दलित वोट है उसको किसी तरीके से एक बार फिर से वापस लिया जाए। उससे ज्यादा ये था कि राज ठाकरे क्योंकि उधर साथ चले गए, तो राज ठाकरे के साथ कांग्रेस को पॉलिटिक्स तो पूरे देश में भी करना है ना। उद्धव ठाकरे को तो सिर्फ महाराष्ट्र में करना है, लेकिन कांग्रेस को तो पूरे देश में करना है, तो राज ठाकरे के साथ वो उस रूप में वो जा नहीं सकते थे, तो इसके चलते वो अलग हुए। और एक तरह से आप देखें तो कांग्रेस का कोई उस रूप में ना कैंपेन नजर आ रहा है, ना कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें सौरभ, एक चीज और दिलचस्प है कि पिछले अगर इलेक्शन को अगर आप देखें तो उसमें जैसे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी प्रचार करने गए थे, यानी कि महाराष्ट्र से बाहर के जो बड़े नेता हैं बहुत लोग वही प्रचार करने गए थे। इस बार के इलेक्शन में आपने नहीं देखा होगा, इस बार के इलेक्शन में आपने ये देखा होगा कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, इस तरह के यहाँ से दिल्ली से बांसुरी सिराज, इस तरह के नेताओं को, सिरसा, इस तरह के नेताओं को, यानी कि जो छोटे नेता हैं अपेक्षाकृत, छोटे वर्ड उस रूप में नहीं करना चाहिए, बट अपेक्षा के जो छोटे नेता हैं जो ग्राउंड पे सिर्फ जाके काम कर सकें उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया। अन्यथा ये पूरा इलेक्शन देवेंद्र फडणवीस अपने कमान पे लेकर लड़ रहा है और वो एकदम से कॉन्फिडेंट है बीजेपी की इस इलेक्शन को वो बहुत आसानी से जीतने जा रही है। अच्छा, नंबर्स के हिसाब से अगर आप जानना चाहें कि बीजेपी क्या बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही है, तो बीजेपी का अपना आकलन है कि बीजेपी के लिए गठबंधन की जो सीटें आएंगी मुंबई में 140 से 150 के बीच में, मतलब 140 प्लस होंगी, उनमें से 90 से 100 के बीच में बीजेपी अपना सोच रही है और बाकी शिंदे के लिए। और ओवरऑल जो 29 इलेक्शन हो रहे हैं लोकल बॉडी के पूरे महाराष्ट्र में, उनमें से 25 से 26 तक महायुति अपने मतलब ये सुपड़ा साफ वाला इलेक्शन वो मानती इस बार एकदम से मान के वो चल रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ होगा। और इस इलेक्शन में अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हारते हैं तो फिर वहां पे मामला, मतलब फिर उनके, मतलब ये फिर अस्तित्व का ही सवाल था और वो फिर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एकदम से उनके अस्तित्व की लड़ाई है और इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अपनी तरफ से आप देखें तो चुनाव को बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से वो लड़ सकते हैं अपना मैक्सिमम। मैं आपकी अगर सेंस लेना चाहूँ, आप कोई आउटसाइड चांस देखते हैं इसके अपसेट होने का, जो भी आपने बीजेपी का अपना असेसमेंट बताया? नहीं, इसमें अगर ऐसा अगर हो जाए तो मतलब वो बड़ा है, बहुत हैरानी होगी और उसको समझने में पता नहीं फिर कितने दिन लगेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी जितने आप लोगों से बात करें यही ग्राउंड पे यही पद समझ में आ रहा है। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जैसी हो गई है वहाँ पे मकसद भी एकदम से लोगों का भी ये समझ में आ रहा है, राजनीतिक दल के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता भी हैं, कि सत्ता के साथ रहो। तो ये बीएमसी इलेक्शन आपके लिए बड़े, मेरे ख्याल से इससे साफ शब्दों में और कैसे समझाया जा सकता था। अब एक बात जरा राहुल गांधी और नितिन नवीन की कर लेते हैं। राहुल गांधी वियतनाम गए हुए थे और शायद वो कल लौट आए हैं, उनकी तस्वीर भी कुछ एक चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और अब सवाल ये कि मुंबई में राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दे रहे। पहले तो मैं यही पूछ लूँ कि कल वो कहाँ जा रहे हैं, क्या मुंबई जाने का कोई कार्यक्रम है उनका? नहीं, कल वो ऊटी जा रहे हैं और ऊटी वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान एक स्कूल में वो रुके हुए थे, उसका कोई गोल्डन जुबली समारोह वगैरह इस तरह का कोई कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे और न कि वहाँ महाराष्ट्र जा रहे हैं। और उसमें हैरानी इस बात पर होती है, ज़रूर कांग्रेस के कई लोग भी इस बात को दबी जुबान में कहते हैं कि इलेक्शन से पहले जिस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे टॉप लीडरशिप की वैसी नज़र नहीं आती। जैसे राहुल गांधी के लिए ज़रूरी नहीं था कि मुंबई में जाकर प्रचार करें, जैसा कि बीजेपी के बारे में मैंने बताया आपको कि बड़े नेता नहीं गए, लेकिन या तो आप किसी को वहाँ पे फुल उस रूप में कमांड दो जो उतना कैपेबल हो, या दिल्ली में बैठ के निर्देश तो दो, नजर तो आए कि आप, या आपकी ऐसी ताकत हो ग्राउंड पर कि मुझे जरूरत नहीं है जाने की, या फिर उस रूप में जैसे बीजेपी की निश्चिंत है ना कि हमारे पास देवेंद्र फडणवीस हैं। कांग्रेस तो ये दावा नहीं कर सकती कि हम हमारे इतना बड़ा नेता है प्रदेश अध्यक्ष, वो इस काम को कर लेगा, तो वो राहुल गांधी मिसिंग नजर आता है। और इस बात को लेकर हालांकि कल वो लौट गए हैं सौरभ, और दिलचस्प इसमें यह भी था सौरभ कि जब जी राम जी बिल को लेके हुआ कि प्रोटेस्ट कांग्रेस का पूरे देश भर में होगा, CWC की बैठक हो रही है, उस बैठक में तय किया गया कि 5 जनवरी से इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा। CWC जो कि हाईएस्ट बॉडी है कांग्रेस की, वो ये तय करती है कि 5 जनवरी से प्रोटेस्ट होगा। 3 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि 5 जनवरी नहीं, अब 10 जनवरी से प्रोटेस्ट होगा। और दिलचस्प ये है कि उसी बीच में राहुल गांधी वियतनाम थे, अब कारण चाहे जो हो। यही समझ में आता है।
अब नितिन नवीन जो हैं वो उनको अब वो कोयम्बटूर वो गए हुए थे, अब ये कार्यकारी अध्यक्ष कब तक रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष कब बनेंगे? ये 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति के साथ कहते हैं ना कि खरमास का दिन खत्म होगा, उसके बाद शुभ दिन की शुरुआत होगी, तो अगले 5 से 6 दिन के अंदर यानी कि 20-21 जनवरी तक नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो राज्य बच गए हैं जैसे झारखंड जैसे राज्य, तो वहाँ के लिए भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है और 14 जनवरी को वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो कोशिश ये रहा है बीजेपी की कि 20 जनवरी के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे कोई एक तारीख रहे। टीमों की रिस्ट्रक्चरिंग, उनके टीमों के रिस्ट्रक्शन के लिए होमवर्क तो एक ऑलरेडी काफ़ी किया जा चुका है और अगले 10 से 15 दिन के अंदर उसको फाइनल टच देके जब अनाउंस कर दे, लेकिन उसको जल्दी किया जाएगा इस बात का इंडिकेशन लगातार है। लेकिन आप देखें सौरभ कि बीजेपी के काम करने का जो तरीका है आप नजर कि कार्यकारी अध्यक्ष बने, लेकिन जैसे दौरे उनके हो रहे हैं लगातार आप देखें तो अलग अलग जगहों पे जाना, ये करना, उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ के सिर्फ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभिवादन भी आपको स्वीकार करना है, परिचय भी लेना है, लेकिन साथ साथ काम भी करना है पार्टी संगठन का, वो करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राउंड पे हैं लगातार ग्राउंड पे ही है। लगातार दौरे उनके हो रहे हैं। पुडुचेरी से उन्होंने स्टार्ट किया और लगातार दौरे, आज उन्होंने युवाओं के कार्यक्रम को भी संबोधित किया, तो वो दौरे लगातार हो रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ लगातार बैठ के हो रही हैं और साथ साथ परिचय भी कार्यक्रम चल रहा है। तो ये होता है बीजेपी के संगठन का काम करने का तरीका। और दूसरी बात हम लोग जो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का खुद अपना काम करने का तरीका सौरभ देख लें, आज तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरला, गुजरात और उसमें गृह मंत्रालय का काम, तो बमुश्किल सौरभ वो 4 से 5 घंटे सोते होंगे और सरकार का कामकाज इतना ज़्यादा होता है गृह मंत्री के तौर पे, उस काम को करके वो राजनीति के लिए भी बखूबी समय निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी से अगर आप तुलना करें तो फर्क नजर आएगा। चलिए, आज अगर जिन राज्यों में चुनाव है उसकी बात करें तो आज हमने बीएमसी इलेक्शन की ज़्यादा बात की है, बंगाल की दूसरे सेंस में जो वहाँ पर एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। देवेंद्र से हम कोशिश करेंगे कि कल फिर मिलें और कुछ और चुनावी राज्य, बंगाल की कुछ और डिटेल क्या निकल के आ रही है, ग्राउंड की रिपोर्ट, बीजेपी का दावा 2/3 जीत का उसके कितना करीब दिखाई दे रही है, केरल के लिए जो अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी का सीएम बनेगा, आसाम की क्या रिपोर्ट आ रही है क्योंकि आसाम में बीजेपी की सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, तमिलनाडु में अलायंसेस की क्या स्थिति है, वहाँ बीजेपी छोटी पार्टनर जरूर है लेकिन केंद्र में है तो इसलिए बड़ी पावरफुल है, तो क्या वहाँ पर इस बार डीएमके का सिक्का जो है वो नहीं चलने वाला, ये सारी बातें अगले दौर में भारत की खबर में। देवेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका, आज इतना ही।